हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। इस चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों को बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है, जो कि रात के 8 बजे क्लासेस आती हैं। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी की पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए। और आपको अभी जो क्लासेस हो रही है वो एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है ये एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 3 के अंतर्गत देखिएगा, आपको दिया गया है सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो इसके अंतर्गत हम लोग विवाह देख लिए, उसके बाद परिवार देख लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नातेदारी। हम लोग किसको समझ रहे हैं? तो सामाजिक संस्थाओं को समझ रहे हैं, यानी कि जो हमारे समाज में विभिन्न संस्थाएं, जैसे परिवार हो गया, विवाह हो गया, उसी प्रकार से जो नेक्स्ट संस्था है वो है हमारी नातेदारी। ठीक है, नातेदारी जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है किनशिप। तो इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो नातेदारी जो व्यवस्था है ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो कि किससे बनती है? या तो आपके विवाह संबंध से बनता है या फिर रक्त संबंध से, तभी तो हमारा किसी के साथ रिलेशन बनता है। या हम विवाह संबंध से जुड़े होते हैं या फिर रिलेशन से। यहाँ पे देखिएगा कि नातेदारी जब आप पढ़िएगा तो नातेदारी में आपको मर्डक महोदय देखने के लिए मिलेंगे कि उन्होंने नातेदारी के कौन कौन से वर्गीकरण किए हैं। प्राथमिक नातेदारी क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है। साथ ही साथ भारत में जब अगर नातेदारी व्यवस्था की बात की जाए तो इरावती कर्वे को पढ़ना होगा। तो आज हम लोग नातेदारी प्रोसेस को पूरा समझ लेते हैं और कल के क्लास में इरावती कर्वे को हम लोग उनके टॉपिक को कवर करेंगे। तो ठीक है, तो नातेदारी क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जो कि विवाह अथवा रक्त संबंध से जुड़ी होती है। और जो गोद ली हुई संतान है वो भी नातेदारी प्रथा के अंतर्गत आते हैं। तो नातेदारी का जो वर्गीकरण है ये किनके द्वारा किया गया है? मर्डक महोदय जी के द्वारा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं किनके द्वारा किया गया है? मर्डक महोदय के द्वारा। इन्होंने 3 प्रकार के नातेदारी बताए। वो 3 प्रकार के कौन कौन सी हैं? पहला है प्राथमिक नातेदारी। क्या है? प्राथमिक नातेदारी। ठीक है, प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत हमारा जो संबंध होता है जिससे व्यक्ति का क्या होता है, आपस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हुए। ठीक है, आपसी संबंध होता है, जैसे आपके माता पिता और आप। ठीक है, तो उनसे जो आपका क्लोज रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक नातेदारी कहलाता है। और इन्होंने मर्डक महोदय ने टोटल प्राथमिक नातेदारी कितने प्रकार के बताई हैं? तो 8 प्रकार की। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। सेकंड जो उन्होंने नातेदारी की बात की है वो है द्वितीयक नातेदारी। कौन सी नातेदारी? तो उन्होंने सेकंड बात की है द्वितीयक नातेदारी। इसके टोटल कितने बताए हैं रूप? 33। कितने बताए हैं? टोटल 33, जिसमें व्यक्ति के प्राथमिक नातेदारों के साथ तो घनिष्ठ संबंध होता है, यानी प्राथमिक नातेदारी तो इसके अंतर्गत आएंगे, साथ ही साथ द्वितीयक नातेदारी में होंगे, जैसे आपके चाचा, मामा, भतीजा, भतीजी, इन सभी को मिलाकर टोटल 33 रिलेशंस आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। थर्ड जो उन्होंने नातेदारी का प्रकार बताया है वो है तृतीयक नातेदारी। क्या है? तृतीयक नातेदारी, यानी इसमें प्राथमिक और द्वितीयक के तो रहेंगे ही, प्राथमिक और द्वितीयक के तो रहेंगे ही, साथ ही साथ जो दूसरे रिलेशन, जैसे आपका साला का पत्नी हो गया, मामा की पत्नी होगी, मामा का लड़का हो गया। तो इस प्रकार से टोटल इसकी जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? तो 151 बताई गई है। तो अगर आपको पूछा है कि नातेदारी के 3 प्रकारों का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, तो मर्डक महोदय जी के द्वारा किया गया है। प्राथमिक नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। द्वितीयक नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 33 प्रकार के। तृतीयक नातेदारी कौन होते हैं? तो 151 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। बुआ, मामा, मामा का लड़का, ये सभी तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो एक और थिंकर हैं उसको भी आप लोग को नोट करना चाहिए, उनका नाम है मार्गन महोदय। यहाँ पे तो मर्डक महोदय का हम लोगों ने देख लिया।
नेक्स्ट जो थिंकर है वो है मार्गन महोदय। ठीक है, मार्गन महोदय ने जो नातेदारी व्यवस्था के बारे में बात की है, इसके लिए वो क्या किए थे, इराक्विस जनजाति का अध्ययन किए थे। और वो इराक्विस जनजाति कहाँ की थी, तो न्यूयॉर्क की थी। न्यूयॉर्क की इराक्विस जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया। और इराक्विस जनजाति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने नातेदारी व्यवस्था की बात की थी। किसने, तो मार्गन महोदय ने बात की थी। इसके आधार पर उन्होंने नातेदारी को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। ठीक है, मार्गन ने जहाँ 3 भागों में बांटा था, तो मर्डॉक ने जहाँ 3 भागों में बांटा था, वही मार्गन महोदय ने कितने भागों में बांटा था, तो 2 भागों में। पहला जो उन्होंने बताया था वो था वर्गात्मक नातेदारी। क्या बताया था, वर्गात्मक नातेदारी। कंफ्यूज नहीं होइएगा और पूछेगा तो आप इसका राइट आंसर लगाइएगा। वर्गात्मक नातेदारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले नातेदारी के लिए किया गया। जैसे क्या हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि वर्गात्मक मतलब पूरे वर्ग का, पूरे ग्रुप का बात कर लेते हैं। जैसे अगर बोला जाए अंकल, ठीक है, अंकल हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, चाचा के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, फूफा के लिए भी प्रयोग करते हैं, मामा के लिए भी प्रयोग करते हैं, सबके लिए अंकल चलता है कि नहीं। तो ये जो शब्द है पूरा वर्ग का जो क्या कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है। ठीक है, अंकल आंटी सबको बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गात्मक नातेदारी के अंतर्गत। मतलब स्पेशल कोई वो नहीं बोल रहा है, पूरा ग्रुप का, कोई वर्ग का, हम किसी को भी हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार सेकंड जो इन्होंने बात की थी वो था वर्णात्मक नातेदारी। कौन से बात की थी, वर्णात्मक नातेदारी बात की थी। इसमें अगर आप बोलिएगा माँ, ठीक है, पिता, तो क्या है, माँ एक ही होगी, पिता एक ही होगा। मतलब किसी स्पेशल आदमी का बात किया जा रहा है, कोई दूसरे का बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे अंकल से पूरे ग्रुप का पता चल जा रहा है कि हाँ फुफेरे भी हो सकते हैं, ममेरे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन माँ तो एक ही होगी। तो वो क्या हो जाएगा, वर्णात्मक नातेदारी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसको कि विवरणात्मक नातेदारी भी बोला जाता है। कहीं कहीं आपको विवरणात्मक नातेदारी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर बात करें आपसे कि सर्वप्रथम नातेदारी का अध्ययन करने में किसने योगदान दिया था, तो सर्वप्रथम मार्गन महोदय ने दिया था। फिर मर्डॉक महोदय ने भी इसके बारे में बात की थी। ठीक है, अब यहाँ तक तो यहाँ हो गया। अब हम लोग देखेंगे नातेदारी के रीतियाँ। क्या देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ नातेदारी की, आपको मैं जितना करवा रही हूँ उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। और इसका जो कंप्लीट मटेरियल है मैं खुद से बनाई हूँ, मैं खुद से नोट्स बनाई हूँ। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं उनको PDF फॉर्मेट में सारा मटेरियल मिल जाएगा। नातेदारी की हम लोग रीतियाँ बात करते हैं। तो नातेदारी में क्या होता है कि जो हमारा रिलेशन है उसमें आप देखिएगा 2 प्रकार की रीतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। 2 प्रकार 3 प्रकार, कहीं कहीं 4-5 ऐसे भी देखने को मिलती है। तो टोटल यहाँ पे हम लोग जो मेन है वो क्या करेंगे, 5 प्रकार के नातेदारी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो नातेदारी आता है वो है परिहास। ठीक है, परिहास जो नातेदारी है ये मजाक का संबंध होता है। जैसे आपका भाभी और देवर में, ठीक है, जीजा और साली में ये रिलेशन रहता है ना, नातेदारी रहता है, मजाक का जो रिलेशन रहता है उसको क्या बोला जाता है, परिहास संबंध बोला जाता है। ठीक है, और ये बात किसने की थी, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने बताई थी। फिर SC रॉय ने उराव जनजाति का अध्ययन किया था। तो उराव जनजाति का जब अध्ययन किया तो वहाँ पे देखते हैं कि दादा पोती में परिहास का संबंध पाया जाता है। वेडियर एल्विन ने वेगा जनजाति में दादा पोता में परिहास का संबंध देखा था। तो उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट जो ट्रोबियांडा होमिसेफियंस है वहाँ पे मराठों में मामा और भांजी में परिहास का संबंध देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग परिहास का रिलेशन मिलता है। सेकंड है परिहार संबंध, ये परिहास संबंध हो गया। सेकंड जो रीतियां हैं वो है परिहार संबंध।
इसका अध्ययन किसने किया था? तो टायलर महोदय ने किया था। इसके अध्ययन पे वे बोले थे कि जो मलेशिया के मातृवंशी समाज है इसमें सास और दामाद के बीच परिहार रहते हैं, मतलब जैसे जो जेठ रहते हैं उनसे पर्दा रहता है, ठीक है, उनके सामने नहीं आया जाता है। तो उसी प्रकार से जो मलेशिया के मातृवंशी समाज है वहाँ पे सास और दामाद जो है, दामाद को देखकर सास जो है वो घूंघटा लेती हैं, मतलब उनको इज्जत देना, ठीक है, सम्मान देने के बाद जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे पाबंदी रहती है वो परिहार कहलाता है। फ्रेजर महोदय ने श्रीलंका की वेदा जनजाति का अध्ययन किया था और वहाँ पे भाई बहन के बीच जो है परिहार देखने को मिला था, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे उनका जो रिलेशन था वो सम्मान देने का था। जैसे जेठ और जो भाई की पत्नी रहती है उनमें कैसा रिलेशन रहता है, तो उस प्रकार का वहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे टायलर और फ्रेजर महोदय के बारे में बात की गई है। थर्ड है माध्यमिक संबोधन। ये भी नातेदारी की एक रीति है, माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन की बात किनके द्वारा की गई है? तो टायलर महोदय जी के द्वारा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, माध्यमिक संबोधन की अवधारणा किसने दी है? तो टायलर महोदय। माध्यमिक संबोधन क्या होता है कि ये मेनली आपको जो हिंदू जनजाति है, मतलब हिंदू जो कास्ट है और खासी में आपको अधिकतर देखने को मिलेगी, जिसमें देखिएगा कि आपके घर परिवार में आपके मम्मी पापा भी क्या करते हैं कि आपका नाम जोड़कर अपने हस्बैंड को बुलाती हैं। जैसे आपका नाम अगर आपका अमन है तो अमन के पापा, प्रिया की मम्मी, तो इस प्रकार से जो संबोधन होता है, मतलब किसी तीसरे को बीच में लाकर जो संबोधन किया जाता है, तो वो क्या होता है? माध्यमिक संबोधन। डायरेक्ट अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का नाम नहीं ले रहे हैं, अपने बच्चे का नाम जोड़कर उनके पापा का नाम लिया जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है? माध्यमिक संबोधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका नातेदारी संबंध के अंतर्गत किनशिप अलजेब्रा। क्या है? किनशिप अलजेब्रा यानी नातेदारी बीजगणित। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? नातेदारी बीजगणित। अब नातेदारी बीजगणित आखिर होता क्या है? तो ये बीजगणित के रूप में नातेदारी का इसमें वर्णन किया जाता है, विभाजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग x के पिता वर्ग y में है और y के भाई z में है, तो नातेदारी का जो ये शब्द, जो ये टर्म्स बनता है, वो क्या जो तरीका होता है वो एल्जेब्रिक तरीके से समझाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? किनशिप अलजेब्रा बोला जाता है, ठीक है। इसमें संबंध को a और x के माध्यम से समझाया जाता है, x और y के माध्यम से समझाया जाता है। नातेदारी बीजगणित की जो अवधारणा है ये किसने दी है? तो मेलिनोवस्की जी ने दी है। इसको भी आप लोग लिख ली, नातेदारी बीजगणित की अवधारणा किसने दी है? तो मेलिनोवस्की जी ने। फिफ्थ जो नातेदारी का प्रथा है वो है अलायंस थ्योरी, ठीक है। क्या है? अलायंस। अलायंस नाम सुने हैं आप लोग कभी? यानी संगठन, ठीक है, गठबंधन। अलायंस थ्योरी मतलब गठबंधन, ठीक है। ये कौन दिए हैं? तो लेवी स्ट्रॉस जी दिए हैं। आप देख रहे हैं एक नातेदारी के अंतर्गत कितने सारे थिंकर का नाम आ रहा है। तो जब तक आप इसको एकदम सटीक नहीं, इसको वर्गीकरण करके याद नहीं कीजिएगा तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अलायंस थ्योरी की बात किसने की है? लेवी स्ट्रॉस जी ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इसकी रचना इन्होंने कब की थी? तो 1949 में की थी। इसमें नातेदारी का विनिमय सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्या दिया था? नातेदारी का विनिमय सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत को निषिद्ध निकटाभिगमन भी बोला जाता है, यानी इंसेस्ट टेबू के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें बोला जाता है कि किस प्रकार निकट के संबंधियों में विवाह निषेध होने पर व्यक्ति बाह्य समूह में विनिमय के आधार पर विवाह करता है, और उसी को क्या बोला जाता है? अलायंस बनता है, ठीक है, अलायंस थ्योरी बनता है। फिर जैसे ये जो रेडक्लिफ ब्राउन थे उनके सिद्धांत के आधारित था, जिसमें क्या होता है कि आपके जो दूर की रिलेशन है, मान लीजिए
कि इसको समझने के लिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। हमारा जो हिंदू समाज है इसमें जो अधिकतर विवाह होता है वो किस माध्यम से होता है? तो अलायंस थ्योरी के माध्यम से ही होता है। कैसे होता है, किस माध्यम से होता है? 5th नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलायंस थ्योरी। ठीक है, कैसे अलायंस थ्योरी के माध्यम से होता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी, ए क्या है? भाई है, बी क्या है? बहन है। ठीक है, ए क्या है? भाई है, बी है क्या है? बहन है। सी और डी, ठीक है, सी डी कौन हो जाएंगे? चचेरे भाई बहन हो जाएंगे, इनके चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। इनका मान लीजिए कोई मौसी का लड़का है, ठीक है, इनका नहीं, इनका बात किया जा रहा है, कोई मौसी का लड़का है, यानी दूर का मौसेरा, इसका मौसे का लड़का, यानी मौसेरा भाई बहन। तो इनका तो दूर का हो गया ना, इनसे इनका जो रिलेशन है वो दूर का हो गया, हुआ कि नहीं? तो इनमें शादी नहीं होगा, लेकिन इसमें तो शादी हो सकता है, होता भी हमारे समाज में रिलेशन के अंतर्गत कि नहीं, दूर के जो मेरे चचेरे फुफेरे भाई बहन के साथ रिश्ता बनता है। ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा? रिलेशन बनेगा, मतलब चक्र घूम रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका फिर मान लीजिए इसका कोई फुफेरा, इसका मौसेरा भाई बहन है, इसका कोई फुफेरा भाई बहन है, इसका भी तो कोई फुफेरा भाई बहन होगा। इसके साथ फिर इसका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चक्र, जो दूर के रिलेशन होते हैं उनका जो एक गठबंधन होता है, ठीक है, कि वो क्या कहलाएगा? अलायंस थ्योरी कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नातेदारी जो प्रथा है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। कल के क्लास में हम लोग इरावती करवे को समझेंगे। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि जो वीडियो है वो दूसरे तक पहुंचती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।